चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अवर कॉमन फ्यूचर के चेयरमैन कौन थे। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा याद करो, मैंने कुछ समझाया था। एक प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की जिनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, ठीक है, उनके नाम पर एक कमेटी हुई थी। याद आया याद आया याद आया? तो वही कमेटी हुई थी इनके नाम पर जिसका नाम था ब्रूटलैंड कमेटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इस कमेटी के तहत याद करो क्या क्या हुआ था। इस कमेटी के अंदर सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को इसमें डिफाइन किया गया था। तो पहला क्वेश्चन यही कहता है कि चेयरमैन कौन थी इस कमेटी की, तो उनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, जिनके नाम पर इस कमेटी का नाम है ब्रूटलैंड कमेटी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि इन चारों में से बताना है कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं है। मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट बताना है हमें, है ना, जिसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन मेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक तो नाम से ही समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल है, तो ह्यूमन नहीं बनाया है। जो क्रॉप फील्ड होती है, जो खेती वगैरह करता है किसान वगैरह, तो ये भी ह्यूमन मेड ही है। डैम्स को भी ह्यूमंस ने बनाया है। और चार्ट्स क्या होते हैं? हमारे बगीचों को हम यही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, बगीचे ना एक नेचुरल प्रोसेस है। भले ही बगीचों को मेंटेन करने के लिए इंसान रखे जाते हो, कल्टीवेशन किया जाता हो, लेकिन उन सब के लिए इंसानों की ज़रूरत है। लेकिन इसको बनाने में ह्यूमन का हाथ नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल बैलेंस करते हुए अपने आप को। फॉरेस्ट तो वैसे भी अपने आप ही ग्रो होते हैं, ट्री वगैरह, तो है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा बगीचा। फर्स्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड आंसर की। थर्ड में बोला गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया एंड डेवलपमेंट इन 1992 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। कब ऑर्गेनाइज्ड हुई थी? देखो, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या थी। यूनाइटेड नेशन मतलब ग्लोबल, क्या आ रहा है? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी। ग्लोबल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस मतलब एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में जो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना, इसके रिगार्डिंग एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। वो कहाँ पर हुई थी? वो ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो, ये एक सिटी है। क्या है ये? एक सिटी है, रियो डी जेनेरो, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर। तो यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 1992 में, 1992 याद रखने वाली चीज़ है, इसमें हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इकोसिस्टम को लेके। तो इकोसिस्टम के बारे में कौन सी बातें करेक्ट है वो बतानी है। तो फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कहता है कि जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्री है। अभी हम पढ़ के आए हैं इकोसिस्टम के पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है ना। हमारे जितने भी इकोसिस्टम हैं, चाहे वो एक्वाटिक हो, डेजर्ट इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, सबके पास कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो पहली लाइन तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी क्या कह रही है? दूसरी कह रही है कि जो हमारा इकोसिस्टम है ना वो सेल्फ सस्टेनिंग है और उसे बाहर की फोर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल गलत बात है। अब देखो, क्लाइमेट बदलेगा, क्लाइमेट के बदलने से देखो फॉरेस्ट अलग अलग हो जाते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉरेस्ट आते हैं सिर्फ क्लाइमेट की वजह से। तो जितनी भी बाहर की फोर्सेस होती है ना वो हमारे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते, ठीक है। इकोसिस्टम पे बाहर से भी फोर्सेस लग रही होती है, उनके कारण उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आते हैं, वो अपने बहुत सारे प्रोसेस को चेंज भी करते हैं। तो ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना उसके अंदर ऑटोट्रॉप्स हैं। मतलब ऑटोट्रॉप्स वही प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। हेटेरोट्रॉप्स हैं, है ना, लेकिन डिकम्पोजर्स ही नहीं है। भाई ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। डिकम्पोजर तो होते हैं ना जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको ब्रेक डाउन, डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करने वाले हमारे डिकम्पोजर्स ही तो होते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या था? रिड्यूसर, जो वेस्ट को रिड्यूस कर रहे थे। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है।
हमें बताना था करेक्ट के बारे में। अब चौथी पढ़ते हैं। चौथी क्या कहती है? चौथी कह रही है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर न्यूमरस कॉन्ट्रास्ट इन साइज। ये मैंने अभी पहले भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है? न्यूमरस कॉन्ट्रास्ट इन साइज का मतलब होता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बड़ा से बड़ा साइज भी है और छोटे से छोटा साइज भी है, और इनके बीच में आपस में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब हमारे इकोसिस्टम में हाथी भी है इतना बड़ा, और हमारे इकोसिस्टम में इतनी सी चींटी भी है, तो इनके बीच में साइज़ का भी बहुत अंतर है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारे इकोसिस्टम में भाई है ऐसी चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटी भी है और न्यूमरस कॉन्ट्रास्ट इन साइज भी है। तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम को देने वाले कौन थे? टांसले थे। ठीक है, याद करने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या बोल रहा है कि हमें बताना है जो फूड चेन होती है उसमें हार्बीवोरस कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। तो सबसे पहले तो प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, फिर उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं सबसे पहले नंबर के, वही तो हार्बीवोरस होते हैं। हार्बीवोरस आपको एच से ही समझ जाना है। हार्बीवोरस एच से आ रहा है ना, तो ये क्या खा रहे हैं? ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या खा रहे हैं? हरा हरा खा रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे खा रहे हैं। तो हार्बीवोरस कौन से नंबर पे आते हैं? सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आती है। सेकंड पे आते हैं हमारे हार्बीवोरस, जो कि प्लांट पर डिपेंड होते हैं और प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, अब तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है सेकंड, ट्रॉपिक लेवल सेकंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो भी हमारा लार्ज रिजर्वायर ऑफ सल्फर कहाँ पे है? हमारी अर्थ के सरफेस पे कहाँ पे सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। देखो कितना ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसका आंसर क्या था? सॉइल था इसका आंसर। सॉइल में और सेडिमेंट्स में जो सल्फर की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स मतलब वो सारे पार्टिकल जो सॉइल्स के पार्टिकल हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, क्ले के पार्टिकल्स हैं, जो जम जाते हैं ना, है ना, उन्हीं अवशेषों को, रेत जम जाती है पानी के अंदर, उन्हीं सारे अवशेषों को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी कम्युनिटी कौन सी है, इन चारों में से बतानी है। तो हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसमें एक प्राइमरी कम्युनिटी थी, एक सीरी थी जो कि सेकंड कम्युनिटी को बोलते थे, जो बीच वाली कम्युनिटी होती थी उसे ही तो सीरी बोलते थे ना, और लास्ट वाली एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि प्राइमरी कम्युनिटी के बारे में बताना है। जो प्राइमरी कम्युनिटी होती है उस पर दो चीज़ें होती है। ग्रास तो बिल्कुल नहीं होती है ना, ग्रास तो ये हमारी इंटरमीडिएट का है, श्रब भी हमारे इंटरमीडिएट का है। तो इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। इन दोनों में से ये दोनों ही प्राइमरी कम्युनिटी का हिस्सा है। मॉसेस भी होते हैं प्राइमरी कम्युनिटी पे और लाइकेंस भी होते हैं। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा टिक लगाए, क्योंकि ये दोनों ही प्राइमरी कम्युनिटी होती है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, मॉसेस जो है ना वो अब बहुत जल्दी 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 ग्रो करता है, इसके अंदर फास्ट ग्रोइंग कैपेसिटी होती है। लेकिन फर्स्ट कम्युनिटी में सबसे पहले जो आता है वो आता है लाइकेन। माना कि ये दोनों वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन मॉसिस से भी ज़्यादा पहले जो आता है वो होता है लाइकेन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लाइकेन इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि हमारे प्राइमरी कम्युनिटी का जो डेवलप करने वाली चीज़ है वो है लाइकेन। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड, 8 की। 8 कहता है डेजर्ट इकोसिस्टम का प्रीडिएटर बताना है। तो प्रीडिएटर किसे बोलते हैं? प्रीडिएटर बोलते हैं बड़ा शिकारी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे शिकारी को हम प्रीडिएटर बोलते हैं, जो टॉप पे आता है एकदम। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि ग्रास इकोसिस्टम की, तो ग्रास पे हमारा हो गया हमारा शेर, सबसे टॉप प्रीडिएटर। अगर मैं बात करूं एक्वाटिक की, तो एक्वाटिक में हो गई हमारी शार्क। अगर मैं बात करूं डेजर्ट की, तो डेजर्ट में जितने भी वल्चर्स होते हैं, ईगल्स होते हैं, ये सारे कौन से शिकारी होते हैं? ये प्रीडिएटर्स होते हैं, टॉप वाले होते हैं। तो यही हमसे पूछा गया है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में कौन सा प्रीडिएटर होता है? तो उसका नाम क्या है? जिप्स बेंगालेंसिस। ठीक है, तो इसका आंसर है जिप्स बेंगालेंसिस। अब ये वल्चर होता है एक तरह का। ठीक है, ये वल्चर है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। अब बात करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ये क्वेश्चन भी कितनी बार रिपीट हो चुका है, लेकिन इसमें क्या था, पहले मैं पूछा था बॉटम में रहने वाले
ऑर्गेनिज्म के नाम पूछे थे, है ना। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि जो भी अनअटैच ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऊपर ही रहते हैं, एयर और वाटर के सरफेस में रहते हैं, जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी ऊपर ही गुजारते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है न्यूस्टन। ठीक है, न्यूस्टन ही तो होता है ना जो सबसे ऊपर रहते हैं, एयर एंड वाटर के इंटरफेस में रहते हैं, उसे न्यूस्टन ही बोलते हैं। और जो बेंटस होते हैं वो सबसे नीचे रहते हैं, और नेक्टन जो होते हैं वो स्विमर्स होते हैं, बीच में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा ओशियन जोन है, कौन सा ओशियन जोन है जो कि स्पीशीज में बहुत ज़्यादा रिच है और हाई प्रोडक्टिविटी रखता है। जो ओशियन होता है हमारा वो ना बहुत ज़्यादा गहरा होता है, हमें तो सिर्फ ऊपर से दिखाई दे रहा है, लेकिन जितना अंदर जाते जाओगे वो बहुत ज़्यादा गहरा निकलता जाएगा। तो हमने उस गहराई के बेसिस पर इसे जोन के बेसिस में बांटा है कि ये 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, और हर एक जोन का अपना अपना नाम है। तो क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है ओशियन के कौन से जोन में जो स्पीसीज की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, तो वो है हमारा नेरेटिक जोन। नेरेटिक जोन में क्या होता है, स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है, और ये ओशियन से कम 200 मीटर की दूरी पर एग्जिस्ट करता है। ये वाला जोन कहाँ पे होता है, 200 मीटर के आसपास की दूरी पर होता है नेरेटिक जोन, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी बतानी है। ऐसे कौन सा फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी रहती है। याद करो, शुरुआत में मैंने बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसा रेन फॉरेस्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी तो होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो चाहिए, साथ में रेन भी चाहिए बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने बताया था कि इसमें मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी रहती है, याद आ गया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, इसका आंसर होने वाला है 3rd, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे टेम्परेचर और वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत में रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे ज़्यादा मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी भी पाई जाती है। और वहीं पे जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट थे, याद करो, मैंने बताया था कि ये जो फॉरेस्ट है ना, इनको ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, है ना, याद आया। और इसमें मैपल के ट्री, हेमलॉक के ट्री पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, लॉस ऑफ वाटर का लॉस होना प्लांट से जब वाटर लॉस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। हमें पता है कि इवेपोरेशन का मतलब जब पानी उड़ के वेपर बन के चला जाता है, बादल बना लेता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वही बादलों का पानी नीचे आ जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। मैंने अभी पढ़ाया था सब्लिमेशन किसे बोलते हैं। सब्लिमेशन का मतलब जब जो स्टेट है, लिक्विड वाली स्टेट आई ही नहीं, सॉलिड था, कोई भी चीज़ सॉलिड थी और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगी, तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अब आता है हमारा ट्रांसपीरेशन का मतलब जब पत्तियां अपने वाटर को लूज कर रही होती है ना, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, और यही इसका आंसर है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है। ड्रॉट का मतलब जो सूखा पड़ जाता है, एकदम मट्टी एकदम सूख जाती है, ज़मीन जो सूख जाती है उसे ही तो ड्रॉट बोलते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया। अब देखो, ड्रॉट के ना हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी तरह से असर पड़ते हैं। एक होता है ये रहा ड्रॉट के एक असर होता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एक पड़ेगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, दूसरा पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट, तीसरा पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है, जो हमारी इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट दे रहा है। और इन्वायरमेंट का मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सोशल मतलब हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, एंड इकोनॉमिक मतलब हमारी देश से रिलेटेड, हमारे पैसों से रिलेटेड। वो इम्पैक्ट कौन सा इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब खुद ही आप इसका आंसर लगा दोगे। देखो, अगर वाटर यूजर्स जो भी पानी यूज़ करते हैं, वाटर यूजर्स के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये कौन सा इम्पैक्ट है, ये सोसाइटी का मुद्दा है भाई। ठीक है, दूसरे की बात करूं, दूसरा है लॉस ऑफ क्रॉप्स। अगर क्रॉप्स का लॉस हो जाएगा, इस साल क्रॉप उगी नहीं, मार्केट में आई नहीं, पैसा जमा ही नहीं, बिकी ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारी इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रही है। फिर तीसरा है इरोजन ऑफ सॉइल। मतलब इरोजन ऑफ सॉइल से मतलब हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट खतरे में आ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में ही तो मिट्टी है,
ठीक है। अब चौथा क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी हो जाना। ये भी हमारे सोसाइटी का मुद्दा है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, सेकंड ही होगा, क्योंकि यही तो हमारी इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट डाल रही है ना। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डेक्कन मालवा प्लेट्यू में कौन सी सॉइल पाई जाती है? अभी याद करो, थोड़ी देर पहले हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती थी? ब्लैक सॉइल मिलती थी बीच वाले एरिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और एमपी में। ठीक है। तो यहीं पे देखो इस पिक्चर में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारा डेक्कन मालवा प्लेट्यू। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती होगी? हमने पढ़ा था ना, ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाई जाती है, शुगर केन की खेती होती है, लाइम और आयरन की वजह से ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है। ये सब याद आ रहा है ना? तो ये होता है डेक्कन मालवा प्लेट्यू। तो इसमें कौन सी मिट्टी होती है? ब्लैक सॉइल होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैंड डिग्रेडेशन का कौन सा मेजर नहीं है? इन चारों में से बताना है कि जो कारण नहीं है लैंड डिग्रेडेशन का। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? जब मिट्टी अपनी क्वालिटी खो देती है, अपनी कैपेसिटी खो देती है, अपनी फर्टिलिटी खो देती है, तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। जहाँ पे ज़मीन क्या हो गई है? बंजर हो गई है। अब उसके पास ताकत नहीं है, क्वालिटी ऑफ लैंड है ही नहीं, वो पूरी तरह से लॉस हो चुकी है, फर्टिलिटी लॉस हो चुकी है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। अब ये भी बहुत तरीक़ों से होते हैं, बहुत ज़्यादा कारण है इसके होने के। तो सबसे पहला कारण, अगर हम एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि बार बार एक ही जगह पे खेती करे जा रहे, खट्टे करे जा रहे, खेती करे जा रहे, खेती करे जा रहे, खेती करे जा रहे, तो वो तो सारी मिट्टी की जो भी फर्टिलिटी है वो उसको ख़त्म कर देगी ना। वो ज़मीन बंजर तो बनेगी, उसके सारे जितने भी पोषक तत्व होंगे वो तो ख़त्म होंगे ही ना। तो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं तो भाई ये लैंड डिग्रेडेशन का कारण हो सकता है। अगर हम अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रासिंग करवा रहे हैं, वहाँ पर चरा रहे हैं, उस जगह पर बार बार चराए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो सकती है। तो ये भी नहीं है। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कि जहाँ पे पेड़ ही नहीं है तो उन्होंने मिट्टी को नहीं पकड़ रखा। अगर मिट्टी को नहीं पकड़ रखा तो मिट्टी तो खराब होगी। तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब जब बहुत जगहों से पानी आता है ना और फिर इकट्ठा हो जाता है, ये रास्ता है पानी का, यही रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, और जब पानी इकट्ठा हो रहा है और इसको जब हम कंजर्व कर रहे हैं तो इसको हम वाटरशेड बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसी वाटरशेड का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इससे लैंड को क्या नुकसान हो रहा है भाई? और इसने हमसे नोट वाली बात तो पूछी थी, इससे लैंड को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो यही इसका आंसर होगा। 15 का आंसर क्या है? थर्ड। अब बात करते हैं हमारे 16 की। 16 बोलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अभी हम ऊपर बढ़ के आए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कौन सी बात करेक्ट नहीं है वो बतानी है। तो देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 7% से कम 7% से कम अर्थ की लैंड सर्विस घेरते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है कि जितनी भी नॉन स्पीशीज हैं हमारी दुनिया में, उसका 50% भाग तो इसी में है। ये बात भी बिल्कुल सही है। याद कर लेना, 2 करेक्टरिस्टिक बता दिए मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। तीसरा कहता है कि जितने भी हमारे नॉन प्लांट हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उसका 62% तो यहीं पर है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब फोर्थ हमसे कहता है कि जो हमारे रेन फॉरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न में और नील बेसिन में ही पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और यही इसका आंसर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, अमेरिका में, अंडमान एंड निकोबार में बहुत जगह पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और यही इसका आंसर है, क्योंकि इसने हमसे गलत ही स्टेटमेंट पूछी थी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया को अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, मेरा इंडिया बहुत खूबसूरत लग रहा है, जब इसको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो इसे कितना परसेंट भाग चाहिए फॉरेस्ट का, मतलब इसे कितने परसेंट भाग में फॉरेस्ट लगाना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 33%। 33% फॉरेस्ट का पार्ट होना चाहिए, तभी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? NTFP का फुल फॉर्म क्या होती है? तो NTFP का फुल फॉर्म होती है नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। टिम्बर तो आप जानते हो, लकड़ियाँ, देखो जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये होती है टिम्बर। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट बच गए जो कि फॉरेस्ट से आ रहे हैं वो होते हैं नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है।
अब इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, ऑयल हो गए, हनी हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट के। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? कौन सी डाइवर्सिटी को कहते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, बायो मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। हमारी पूरी दुनिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, है ना। ह्यूमन की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो अब इसी डाइवर्सिटी को इन्होंने बहुत सारे पार्ट में बांटा है। बायोडाइवर्सिटी के बहुत पार्ट होते हैं, जेनेटिक हो गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गया। तो अब ये पूछ रहा है उन्हीं डाइवर्सिटी में से किसको फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं? तो इसका आंसर है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का दूसरा नाम क्या है? फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसी डाइवर्सिटी होती है? जो जीन की वजह से होती है, जैसे कि जीन की मदद से जो डाइवर्सिटी बनती है उसे ही हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अब याद करो हम पढ़ के आए थे, जो 12 वाली स्टेटमेंट गलत थी, तो 10 हमारे बायोजोग्राफिक जोन थे। याद आया? ठीक है, तो अब इसके बारे में मेरे को ये बताना है कि अब हमारे इंडिया में ऐसे 10 थे। ठीक है, 10 में से सबसे बड़ा वाला कौन सा? ये यही पूछ रहा है बस, जिसने लार्जेस्ट एरिया को कवर कर रखा है, तो उसका नाम है डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम यही है। और बायोजियोग्राफिक जोन वो होते हैं जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं। हमने पढ़ा था, याद आ गया? चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिया एंडेमिक प्लांट। एंडेमिक मतलब ऐसे प्लांट्स, ऐसी स्पीशीज जो दुनिया में कहीं पे नहीं पाई जाती, जो जहाँ की हैं वहीं पाई जाती हैं, स्थानीय प्रजातियाँ। ठीक है, उन्हें ही बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है, अब 2/3 हिस्सा 2/3 इंडियाज एंडेमिक प्लांट कहाँ पर है? तो इसका नाम है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में हमारा 2/3 इंडियन एंडेमिक प्लांट मौजूद है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से हमें बताना है कि इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखो, ये ना पेज नंबर 188 पर, पेज नंबर 188 पर एक पैराग्राफ है। ठीक है, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री का, उसको पढ़ लेना, उसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, इसमें बोल रहा है कि कौन सा उसके बारे में सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो पहला कि इंडिया के पास 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हमने ये भी पढ़ा था जो कल्टिवेटेड प्लांट के 12 सेंटर है, ये भी है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और हमने ये नहीं पढ़ा कि 6 हॉटस्पॉट है, हमने तो ये पढ़ा था बल्कि कि इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट है। अब हॉटस्पॉट क्या होता है ये सब मैं पढ़ा चुकी, तो बार बार रिपीट करने से सिर्फ वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हॉटस्पॉट है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, यही गलत है। और यही पूछा है हमसे कि जो ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर यही होने वाला है थर्ड। इसका आंसर थर्ड, क्योंकि इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट को कहाँ पे सेटअप किया गया था। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रोजेक्ट क्या था। देखो, सी की जो वेव होती हैं, ठीक है, समुद्र की जो वेव्स होती हैं, उनसे जो एनर्जी निकाली जाती है, जब वेव हाई होती है, लो होती है, जब वेव या तो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा लो जा रही है, तो उससे हम अपना टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन चला के फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो यही होती है फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी। ठीक है, अब इसको फर्स्ट बार कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो फर्स्ट बार हमने जो सेटअप किया था, इसको हमने नहीं, लेकिन जिन्होंने भी किया हो गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहाँ पे किया था? केरला में किया था। कहाँ? केरला में, विस्जिंजम इन केरला में किया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन से सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हम पहले भी पढ़े थे कि कोयल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कोयल जो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका आंसर कोयल ही होगा। ठीक है, इतना हम किसी को नहीं करते जितना कोयल को करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बदल भी सकता है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, कोयल वैसे भी कम है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि रूरल इंडिया के अंदर कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। रूरल की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे लोग काऊ डंक, उपले, ठीक है, वेस्ट एग्रीकल्चर का,
वुड का, क्रॉप का वेस्ट, ठीक है, गार्डन का वेस्ट, छिलके विलके, ये सारी चीज़ों को पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो रूरल की बात करें, गांव देहात की, तो कोयला तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते होंगे, क्योंकि वैसे भी कोयला एंड सोलर तो वैसे भी इसको हटा ही देते हैं, इन दोनों को हटा ही देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा शहरी शहरी नहीं लग रहा आपको? चलिए अब बात करते हैं बायोगैस और बायोमास की। तो बायोमास क्या होता है? बायोमास का मतलब होता है वो ऑर्गेनिक मैटर जो किससे निकल के आए? प्लांट से और एनिमल से निकल के आए, जैसे कि काउ डंग हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, इन सब से हम क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसको डिकम्पोजिशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं ना इसका जब, तो इसके डाइजेशन पे कुछ गैसेस निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोगैस। तो गैसियस कंपाउंड बायोगैस होता है। बायोमास होता है वो सारे ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था सोर्स ऑफ एनर्जी बतानी है, ना कि गैस, तो ये ऊपर वाला तो बिल्कुल ही कट गया। तो इसका आंसर क्या है? बायोमास। बायोमास ही इसका आंसर है। बायोमास को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रूरल इंडिया के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जितना भी, अब देखो इसको ना मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जितना भी को छोड़ो आप। देखो एग्जाम्पल देखो, एक गांव में 10 लोग रहते थे, और गांव के पास ही ना एक तालाब भी था, छोटा सा तालाब था जिसमें से वो अपना पानी वानी लेते थे, और छोटा सा खेत था। तो ये वाला तो हो गया खेत, ये हो गया तालाब। तो 10 लोगों के लिए ये तालाब और ये खेत पूरा था, ठीक है, ये वाला रिसोर्सेज पूरे थे इनके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ गई। अब 10 की जगह ना 100 आदमी हो गए, ठीक है, 100 लोग हो गए। तो अब तो ये छोटा सा तालाब तो छोटा ही रहेगा ना, और छोटा सा खेत छोटा ही रहेगा, तो ये ना पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसको इसी चीज़ को कि हमारे प्लानिट पे जितने रिसोर्सेज सपोर्ट कर रहे हैं हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को, जैसे कि खेत और तालाब कर रहा था सिर्फ 10 को, ठीक है, तो वैसे ही हमारे प्लानिट पे जितने पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जा रहा है एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है हमारे प्लांट पे जितने रिसोर्सेज हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सी प्रजाति लुप्त हो गई है। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, पैसेंजर पीजन, तो इसके बारे में मैं क्या ही समझाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्वेसिव स्पीशीज बतानी है, वो भी किसमें? सेमी एरिड एरियाज में। सेमी एरिड एरियाज कौन से एरियाज होते हैं? जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, एकदम बारिश बिल्कुल कम होती है, वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेमी एरिड एरियाज बोलते हैं। तो इसके अंदर बताना है इसके अंदर कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज है। इसके अंदर कौन सी स्पीशीज है? मैस्कीट है इसके अंदर। इसका आंसर क्या आएगा? मैस्कीट आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू कंजर्वेशन मतलब मैंने जैसे कि अभी आपको समझाया था, वो कंजर्वेशन जहाँ पे हम उनको एनिमल्स को, प्लांट्स को उनके हैबिटेट से दूर ले जा रहे हैं, उनके हैबिटेट से बाहर ले जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सिटू। तो अब ये बोल रहे हैं इनमें नॉट बताओ, मतलब इनमें से कौन सा एक्सिटू नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है? इन सिटू का एग्जाम्पल बताना है। इन सिटू कौन सा? इन सिटू था नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क, वहाँ पे उनके घर थे, इन्हीं के शेर वेर कहाँ पे रहते हैं? नेशनल पार्क में रहते हैं ना, तो इन्हीं पे यहीं पे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये होता है इन सिटू कंजर्वेशन। और हमसे इसने यही पूछा था, क्योंकि इसने बोला था एक्सिटू का नॉट बताना है, तो मतलब इन सिटू के बारे में बताना है, ठीक है। और बाकी के जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो सुंदरबन है, सुंदरबन क्या है? फॉरेस्ट है। ये वाला फॉरेस्ट कहाँ पर है? ये वाला फॉरेस्ट है हमारा वेस्ट बंगाल में, तो इसको इसके साथ मिला दिया। हरीका क्या है? हरीका वेटलैंड है, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में, तो इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। चिल्का क्या है? चिल्का क्या है? झील है, झील, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। भरतपुर क्या है? भरतपुर भी वेटलैंड है, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, कहता है कि ऐसा पॉल्यूशन का सोर्स बताना है जो पर्टिकुलर एक पॉइंट से नहीं निकल रहा हो, तो वो बताना है हमें। अब खुद ही बताओ, ट्रीटमेंट का प्लांट है, ट्रीटमेंट जहाँ पे हम सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं वहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है, ये तो एक पॉइंट है ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड बोलता है चिमनी से निकल रहा है, पॉल्यूशन कहाँ से निकल रहा है? चिमनी से निकल रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। फिर ये हमसे बोलता है कि टनल से निकल रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है।
नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन तो वो पोल्यूशन होता है जिसका हमें क्षेत्र ही नहीं पता होता, जो कहीं बहुत सारी जगहों से निकल निकल के आ रहा होता है। तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि एग्रीकल्चर रन ऑफ एक बड़ा सा क्षेत्र हो गया, बड़ा सा एरिया हो गया। तो इसका आंसर क्या है? 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि कौन से नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है? नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है मतलब ये इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है? हमें ह्यूमन का पॉल्यूटेंट बताने, जो ह्यूमन पॉल्यूशन कर रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। जो नेचुरल खुद हो रहे हैं उसके बारे में नहीं बताना, ठीक है। तो इसका आंसर चलो देखते हैं। देखो, प्लांट जो पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है, जो पॉल्यूशन छोड़ रहा है, तो ये तो भाई नेचुरल है, ये तो नेचुरल चीज़ है। वोल्केनो जो छोड़ रहा है पॉल्यूशन, ये भी नेचुरल चीज़ है। वाइल्ड फायर्स, जो भी जंगलों में आग लग जाती है, तो ये भी नेचुरल है ना। जो स्मोक है, ये स्मोक ह्यूमन कर रहा है। ह्यूमन क्या करता है? देखा है, दिवाली मनाता है, क्रैकर्स जलाता है, उसके अगले दिन ही कितना पॉल्यूशन, धुंध हो जाती है। देखा है, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं दिन भर में, इतनी सारी गाड़ियां, उनसे जो पॉल्यूशन हो जाता है तो धुंध हो जाती है। तो ये क्या है? स्मोक ह्यूमन कर रहा है, इसको ह्यूमन कर रहा है। तो यही इसका आंसर होगा कि ये नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है, ये ह्यूमन द्वारा किया गया पॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है TDS के बारे में बताना है। TDS क्या होता है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। इसको हम बोलते हैं TDS, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। इसका मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, वो सॉलिड जो कि पानी में घुल जाता है उसको हम बोलते हैं TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो याद करो, ये क्वेश्चन भी पुराना ही है, आया था। देखो याद करो, DB क्या होता है? डेसिबल होता है। ये क्या होता है? मेजरिंग स्केल्स होता है। जब हम साउंड को नापते हैं ना, मेजर करते हैं, उसके लिए ये स्केल यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसके साथ ए लग जाता है, DBA, तो इसका मतलब हम पिच और प्रेशर दोनों मेजर कर रहे हैं, पिच भी और प्रेशर भी, उस साउंड की पिच भी और प्रेशर भी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 4th होने वाला है, ठीक है। ये दो चीज़ मेजर करता है, पिच एंड प्रेशर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जो भी हजार्डियस वेस्ट होते हैं, हजार्डियस वेस्ट कैसे वेस्ट होते हैं? ऐसे वेस्ट जो ह्यूमन को हार्म पहुंचाते हैं, जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो जितने भी पेंट के डिब्बे होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि कोई भी कंप्यूटर का इक्विपमेंट हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, हमारे गार्डन के केमिकल्स हो गए, मोटर हो गई, ऑयल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, बैटरीज हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे हजार्डियस वेस्ट के। अब हमें ये बताना है कि हजार्डियस वेस्ट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखो, जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं ना, वो टॉक्सिक होते हैं नेचर में, तो ये तो भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इग्निशिबिलिटी का मतलब होता है जो आग बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। तो भाई देखो, मैंने बात करी थी पेट्रोल केरोसिन की, ये तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ये वेस्ट खराब ही तो है, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब जो रेडिएशंस रिलीज करते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला है? 1st होने वाला है। 1st का मतलब है पुंगेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पंजेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्मेल, एक बहुत तेज स्मेल, एक तेज गंध, जैसे कि प्याज में से आती है, प्याज की एक अलग ही स्मेल होती है, लौंग में से आती है, जैसे कि लहसुन में से आती है। तो इन सब की स्मेल के साथ हजार्डियस वेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1st, ठीक है। अब बात करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हजार्डियस वेस्ट का फिजिकल ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल बताना इन चारों में से। देखो, सबसे पहले समझो कि जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं उसको ट्रीट करने के, उसको ट्रीटमेंट करने के, उसको ख़त्म करने के, उसको बिल्कुल हटाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट। दूसरा तरीका होता है हम केमिकल के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं, और तीसरा तरीका होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 ट्रीटमेंट होते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, कंडीशनिंग, डाइजेशन एंड कंपोस्टिंग, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के। आपने बुक खोला होगा तो आपने देखा होगा, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के। लेकिन हमसे इसने पूछा था फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट का मतलब जो हम फिजिकल तरीक़ों से हजार्डियस वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि
जैसे कि क्रश करना, ग्राइंडिंग करना, सेपरेशन करना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट के। तो इसका आंसर होने वाला है 2, लगूंगिंग। इसका मतलब क्या होता है? जब हम वेस्ट को एक बड़े सी चीज़ में डाल देते हैं और फिर उसके साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं लगून। लगून्स बना दिए हमने ट्रीटमेंट के लिए तो उसे बोलते हैं लगूंगिंग, और यही होता है फिजिकल ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल। तो इसका आंसर यही है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें बताना है जब हमारे पास जो खाली जगह है वो ख़त्म हो जाती हैं, खाली जगहें ख़त्म हो जाती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ और अर्बन एरियाज़ अपने वेस्ट को कहाँ पे डिस्पोज करते हैं? देखो, अंडरग्राउंड डिस्पोजल का मतलब मिट्टी के अंदर, तो भाई हमारे पास तो जगह ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो होने ही नहीं वाला। फिर सेकंड है डंपिंग एट सी, भाई हमारे पास तो जगह ही नहीं है, सी में भी जगह ही नहीं है, तो कहाँ पे फेंकेंगे? तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला। फिर इसने बोल दिया फोर्थ, अंडरग्राउंड डिस्पोजल एंड डंपिंग एट सी, इसने ये दोनों ही बोल दिया। अरे जब ये अकेले अकेले ही नहीं है तो ये दो होके क्या करेंगे? ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंसिरेशन। इंसिरेशन का मतलब क्या होता है? इंसिरेशन में क्या करते हैं हम? पूरे वेस्ट को बर्न आउट कर देते हैं, जला देते हैं, और फिर उसमें से रैश को एक तरफ निकाल लेते हैं और जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है वो एक तरफ निकाल लेते हैं, फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इंसिरेशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आईपीसीसी। आईपीसीसी, आई से समझ जाओ ये इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आईपीसीसी क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके नाम में ही ना इसका काम छुपा है। देखो, क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जितने भी क्लाइमेट चेंज से इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन है, उस पर रिसर्च करती है, एनालाइज करती है। ठीक है, तो आईपीसीसी को हमने 1988 में इस्टेब्लिश किया था, 1988 में, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्लाइमेट से रिलेटेड इशू को सॉल्व करती है, उनको एनालाइज करती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1988। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? तो जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है कि अर्थ है, अर्थ की बहुत सारी ऊपर लेयर्स होती हैं। पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसी के अंदर हमारी कौन सी लेयर होती है? हमारी ओजोन लेयर होती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सेकेंड इसका आंसर होने वाला है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहीं पे ओजोन हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन चारों में से हमें बताना है कि एसिड रेन से किसको इफेक्ट नहीं होने वाला। अब देखो, इमेजिन करो कि एसिड रेन है, एसिड रेन की वर्षा हो रही है, ठीक है, यहाँ से बारिश हो रही है एसिड रेन की। अगर वो तालाब में गिरता है तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो भी एक्वाटिक में होते हैं उनको दिक्कत होने वाली है। अगर ये हम भी तो इन्वायरमेंट में हैं भाई, हमें भी तो कोई पूछो, हम भी तो इन्वायरमेंट में हैं। अगर ये गिर रही है, एसिड रेन हो रही है, तो हमारे लंग्स में भी तो प्रॉब्लम होगी। हम भी तो ह्यूमन है भाई, हमारे भी तो हित के बारे में सोचो, तो ह्यूमन को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तीसरा है कि अगर ये क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट पे गिरती है, क्रॉप्स और फॉरेस्ट पे गिरेगी तो वो भी तो तबाह होंगे, तो एसिड रेन इन तीनों पे इफेक्ट करेगी। लेकिन जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट क्या कहता है कि एसिड रेन के होने से अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही भाई, ये बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अर्थ समिट 2002। देखो, अर्थ समिट क्या था? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को हैंडल कर रहे थे, टैकल कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना सारा पढ़ा चुकी हैं मैडम, हमें तो याद ही नहीं हो रहा कौन सी कॉन्फ्रेंस है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या किया जाए। तो इसके लिए एक बहुत बेटर सोल्यूशन देती हूँ। देखो, जब आप एक गाने को, एक बहुत टफ सा गाना है, पंजाबी गाना है समझ लेना, ठीक है, अब उस पंजाबी गाने को जब आप बार बार सुनते हो तब आपको वो याद हो जाएगा और आ भी जाएगा बिना कुछ किए। अगर आप चाहते हो ना बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएं, चीज़ें याद हो जाए, तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते, बार बार लिख के याद नहीं करना चाहते, याद करने से इंसान भूल भी जाता है, तो बार बार ना आप वीडियो को रिपीट कर करके जब मेरी आवाज़ सुनते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मतलब हमारी गर्मी और रेन फॉरेस्ट जहाँ पे रेन भी हो रही है। अब बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो यही इसका एक सॉल्यूशन है, बाकी करना जो है आपको आप वो करना, ठीक है। तो अर्थ समिट क्या है? अर्थ समिट एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। लेकिन जब ये 2002 में हुई, 2002 में ऑर्गेनाइज की गई, तो कौन सी लोकेशन पे की गई थी? ये की गई थी जोहानिसबर्ग में, जोहानिसबर्ग में। ये जोहानिसबर्ग इसका आंसर है। 2002 में जोहानिसबर्ग में की गई थी एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था अर्थ समिट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं जोनल ब्रांच बतानी है। हमारी ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी जोनल ब्रांच बतानी है। याद करो याद करो याद करो याद करो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ के आए हैं हमने पढ़ा था। इंडिया गेट के पास थी, दिल्ली में थी, हमारी अपनी दिल्ली में इंडिया गेट के पास थी, ठीक है। तो इसकी जोनल ब्रांच कहाँ पे है? देखो, मुंबई और हैदराबाद से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों को ख़त्म कर दो। अब हमने पढ़ा था न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जोनल ब्रांच। अब मैं बता देती हूँ आपको प्रिंसिपल ब्रांच और जोनल ब्रांच में क्या अंतर है। जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो मेन ब्रांच होती है, वहाँ पे बहुत सारे वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये वाइड रेंज ऑफ केसेस को सॉल्व किया जाता है, जो कि हमारी न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास है, ठीक है। लेकिन उसने हमसे बोला जोनल ब्रांच, जो कि उतना ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि हर स्टेट में हर जगह स्थित हो सकती है, तो वो है हमारी भोपाल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? भोपाल आएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे, और साथ ही साथ वो अपने फॉरेस्ट को और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को भी सेफ गार्ड करे, प्रोटेक्ट करे, मतलब इन सब को वो बचा के रखे। हमारे देश की, हमारे स्टेट की, हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे कौन सा इंडिया का मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? तो हमारे इंडिया के संविधान का आर्टिकल 48A आर्टिकल 48A ये कहता है कि हमें एज अ स्टेट हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, इम्प्रूव रखना चाहिए, और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करके और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो आर्टिकल 48A कहता है, ठीक है, ये कानून हमें कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है 10,000 BC एंड 1800 AD। अच्छा, BC पढ़ लेते हैं और AC पढ़ लेते हैं, सॉरी AD पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जन्म हो गया था, उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम AD, ठीक है, उसे AD बोलते हैं। तो हमसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस समय ये जब टाइम चल रहा था तो कौन से फैक्टर थे, किसकी वजह से पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई, तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हमें बताना है। तो देखो, मैं इसके पीछे की आपको पूरी कहानी समझाती हूँ। देखो, जब पहले लोग शिकारी हुआ करते थे ना, तो उनकी इनकम का सोर्स और भोजन की अवेलेबिलिटी, मतलब उनके पास भोजन की जो प्राप्ति थी ना, वो बहुत कम हुआ करती थी। उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं हुआ करता था, भोजन भी उतना नहीं हुआ करता था, तो वो पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे कृषि में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वृद्धि हुई, एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, तब उन्हें वहाँ से उनको इनकम का सोर्स मिला। एग्रीकल्चर से खेती बाड़ी करके वो अनाज वगैरह को बेच कर पैसे कमा सकते थे, ठीक है। तो इससे उनको इनकम का सोर्स मिला, साथ ही साथ जो भोजन था वो भी बढ़ा। अब भोजन बढ़ा तो इससे इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया हमारी पॉपुलेशन पर। इससे पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन किससे बढ़ी? इनकम से, और साथ ही साथ भोजन की वजह से। इनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई थी उस ज़माने में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, ये सारे नहीं है। वहाँ पे अर्बनाइजेशन ये सब कुछ था ही नहीं। तो इसका आंसर होगा जब बड़ा बर्थ रेट, जब ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन चारों में से बताओ कि कौन सा जेनेटिक ऑर्डर नहीं है। जेनेटिक जो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिला, उसके बारे में बताना है। सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, याद करो, जिसमें जो सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये भी एक जेनेटिक बीमारी है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली थी। हीमोफीलिया भी पढ़ा था, याद करो। हीमोफीलिया में क्या होता था? हीमोफीलिया में जो हमारी ब्लड
क्लॉट्स थे ना वो नहीं बनते थे। अगर हमें चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉट्स नहीं बनेंगे और खून बहता रहेगा। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, ठीक है। थैलीसीमिया क्या होता है? थैलीसीमिया का मतलब होता है कि जब जीन्स में, माता पिता के जीन्स में गड़बड़ी हो जाती है ना, तो खून नहीं बन पाता बच्चे के शरीर में, उसके भी जीन्स खराब हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम थैलीसीमिया बोलते हैं। तो इसका आंसर है, तो ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल है? हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है साइजोफोर्निया। साइजोफोर्निया में क्या होता है कि एक इंसान को लगने लगता है कि पूरा ज़माना उसके खिलाफ हो चुका है, भाई ये ज़माना मेरा किसी काम का नहीं। उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है जो शायद आवाज़ें होती भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या, वो चिड़चिड़ा रहने लगता है, उसको हमेशा ये लगता है वो मेरी चुगली कर रहा है, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो ये एक डिसऑर्डर होता है, ये जेनेटिक नहीं होता। तो यही इसका आंसर है, साइजोफोर्निया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग है। अब देखो, डिज़ास्टर की बात की गई है इसमें। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी से रिलेटेड जितने भी डिज़ास्टर हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल। तो फ्लड, फ्लड किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोलॉजिकल का। जियोलॉजिकल मतलब जो ज़मीन से रिलेटेड है, तो लैंडस्लाइड इसका आंसर हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब ऐसे कीटनाशक, कीड़े कीट जो हमारे पत्तों को खा जाते हैं, ये बायोलॉजिकल हजार्ड है जो कि हार्म करते हैं हमारे एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है। तो ये हमारे जब पत्तों को खा जाते हैं ना, तो इसको हम पेस्ट इन्वेशन बोलते हैं। तो बी का आंसर हो गया फर्स्ट। एटमॉस्फेयर मतलब जो एटमॉस्फेयर में हो रहे चीज़ें हैं, जैसे कि हीट वेव कहाँ पे जाती हैं? एटमॉस्फेयर में ही तो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, हाँ यही है, सी का सेकेंड। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली क्या है? साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है, जैसे कि मैप ने आपको इस मैप में दिखाया हुआ है, ये मैप है। इस मैप के अंदर देखो, साइलेंट वैली जो हमारी रिवर के पास है वो कौन सी रिवर है? कुंथी रिवर है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर के पास? तो कुंथी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसमें से हमें बताना है कि जो इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर नहीं आता। एथिक्स मतलब क्या चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए सही है, क्या नहीं है, ठीक है। एथिक्स वही मॉरल प्रिंसिपल, गाइडलाइंस, रूल्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारे एथिक्स में आती हैं। तो देखो, ये भी नेचर से रिलेटेड है, ये भी नेचर से रिलेटेड है। इसका जो आंसर है वो है एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये ना एक एस्से था, द लैंड एथिक्स, ये एक एस्से था, इसको लिखने वाले कौन थे? एल्डो ल्यूपोल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सिंपल सी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि रियल लाइफ सिचुएशन हमें नेचर के पास ले जाती है। जब हम आगे से, सामने से इन्वायरमेंट को ख़राब होते हुए देखेंगे तो वो हाँ ले जाएगी, हमें इन्वायरमेंट के पास ले जाएगी। तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको ये बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है हमारी। थर्ड ही इसका आंसर है। थर्ड हमारी जो है स्टेटमेंट वो गलत है। फोर्थ क्या है? ENVIS सेंटर का ये हिस्सा है लखनऊ, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन जो बचता है वो बचता है एक क्वेश्चन ये है वो कि 51 क्वेश्चन ये है कि आपको वीडियो कैसी लगी। पहला ऑप्शन है बहुत अच्छी, बी ऑप्शन है सिर्फ अच्छी, सी ऑप्शन है बेकार और डी ऑप्शन है बहुत बेकार। तो इन चारों को ज़रूर सेलेक्ट करना और कमेंट में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।